हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं एक नई वीडियो के साथ और ये पर्टिकुलर वीडियो आपको दिख रही होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेशनशिप के बारे में होगी। और इसके बाद अपने लोग करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, अगर आपको एस्केप वेलोसिटी समझना है, इसके बाद का जो टॉपिक होगा इसकी अगली वीडियो में जो आएगा, तो आपको इस टॉपिक में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। वरना रटने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप रट सकते हो इजिली। इसकी वेलोसिटी का डेरिवेशन बहुत आसान है, बट यार जो एक फील आता है फिजिक्स में एक चीजों को समझने का, वो मिस कर दोगे सीरियसली। तो ट्रस्ट में कि अगर आपने ये टॉपिक कर लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ ली, तो इसके वेलोसिटी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके ऊपर पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजीली एंड बहुत क्लियरली आप वो न्यूमेरिकल्स कर लोगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपका टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमें दोनों के ही बारे में पहले से पता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, हमें पहले से पता है। जैसे अगर कोई मास m हो, ठीक, r डिस्टेंस अपार्ट पर हम बात करें उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो उस मास m का r डिस्टेंस अपार्ट पर पोटेंशियल कितना होगा, v इज इक्वल टू माइनस का जी m अपॉन r। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, तो वो होगी E इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर का साइन अगर आएगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। क्यों? तो ग्रेविटेशनल फील्ड की हमेशा डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द मास। ठीक, इन दोनों के फॉर्मूलेस के बारे में अपने लोगों ने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। बट आज अपने लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सपोज अगर ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है आपके पास, ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है आपके पास, यहां से शुरू हुई मास m की वजह से और टुवर्ड्स द मास इसकी फील्ड लाइन आ रही है। आपने क्या करा, एक छोटा मास, ये कैपिटल एम मान लो, इसको कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है, इसको कैपिटल एम मान लो, और एक छोटा मास आपने आप प्लेस कर दिया। अब छोटा मास m इधर की तरफ आना चाहता है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मास m है वो इधर की तरफ आना चाहता है। ठीक, कौन ला रहा होगा इधर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी ला रहा होगा इसको इधर की तरफ। बट हमें क्या करना होगा, हमें इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा ताकि इसकी वेलोसिटी कैसी रहे, सेम रहे। क्यों? यार पिछली वीडियोस आपने अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिए, वहां मैंने कंप्लीटली समझा रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो हमें काम करना पड़ता है। वो वर्क डन के लिए हमें उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखनी पड़ती है। अब अगर आप ये कह रहे हो सर कि मास m के ऊपर आपने कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, मास m के ऊपर आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स आपने नहीं लगाया, इस मास m ने लगाया, तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि इसकी वेलोसिटी क्या रख सके, कांस्टेंट रख सके। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए हमें एक्सेलरेशन को जीरो करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक, एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए हमें नेट फोर्स को जीरो करना पड़ेगा भाई। अब नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, तो नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकता है भाई, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स इस मास m की वजह से लग रहा है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स आप लगाओगे, दैट इज योर एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ EXT, जिसकी वजह से ये FG FXT के बराबर होगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। आपके दिमाग में होगा कि सर ये बॉडी तो रुक जानी चाहिए, अगर FG FXT के बराबर होगी तो ठीक है, थोड़ा सा बहुत स्लाइटली, बहुत ज्यादा मामूली 0.0001 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई करोगे ताकि जस्ट इसको एक बार पुश कर दो, एक बार पुश कर दो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, वंस अ बॉडी इज इन मोशन विल कीप ऑन मूविंग। ठीक, तो चलती रहेगी चलती रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एफ जी ने एफ एक्सटर्नल को बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो यहां पर जब आपने इसके ऊपर एक एफ एक्सटर्नल नाम का फोर्स लगा रखा है तो यू आर बेसिकली डूइंग अ व्हाट, एन अमाउंट ऑफ वर्क। क्या कर रहे हो आप, एक काम कर रहे हो। कहां से कहां, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दैट इज ए टू बी तक आप एक काम कर रहे हो इसके ऊपर, with the help of an external force, with the help of an external force। हाँ है ना, तो मान लिया यार ये r डिस्टेंस तक के लिए आपने काम करना है,
आपने ये मान लिया। चलो स्मॉल डिस्टेंस, कोई स्मॉल डिस्टेंस आर मान लेती हो आप, या dx मान लेती हो। तो ए से आप गए सपोज पॉइंट सी तक, पॉइंट सी तक, और इस डिस्टेंस को आपने नाम दे दिया डी आर। तो डी आर डिस्टेंस तक आपको जाना था। अब एक बात सोचिए, एफ एक्सटर्नल उधर, डी आर डिस्टेंस इधर, तो क्या आ जाना चाहिए था, माइनस का साइन। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी के लिए आप पहले क्या कर रहे हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हो। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए क्या लगा दूं मैं, डी डब्ल्यू लगा दूं। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल डी आर। क्लियर यहां तक। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल की कितनी वैल्यू होगी, एफ एक्सटर्नल की कितनी वैल्यू होगी। तो सोचो, इस मास m की वजह से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी ये मास m आएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कितना, एम ई के बराबर, ऑलरेडी टोल्ड, ऑलरेडी बताया हुआ है। जब भी कोई मास m किसी फील्ड E में चला जाएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एफ जी एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एफ जी एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो यहां पर क्या पुट कर देना चाहिए, माइनस का एम ई इंटू डी आर, इक्वेशन नंबर 1। हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर करते हैं कि जो डी डब्ल्यू है, जो डी डब्ल्यू है वो किसके बराबर और किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द मास विच इज टू बी मूव्ड। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, मान लिया इस छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, आप छोटे से डिस्टेंस के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, dv था, मास m को मूव करवाया। तो dv इनटू मास m विल गिव यू दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक तरीका ये भी है, ठीक। तो क्या करूं, अब इन दोनों को इक्वेट कर दूं। तो dv इनटू m विल बी इक्वल टू माइनस का m e डी आर। m से m बेटा हो गया कैंसिल, तो e का फॉर्मूला क्या आया, माइनस का dv ओवर dr। कहने का मतलब, अगर आपके पास कहीं पर भी पोटेंशियल गिवन है तो आप उस जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हो, आप उस जगह की ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हो। अगर अलोंग एक्स एक्सेस निकालना है, सपोज अगर अलोंग एक्स एक्सेस निकालना है, दैट इज ई एक्स निकालना है, तो आप सिंपली क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है अलोंग वाई एक्सेस, तो गिवन पोटेंशियल का आप डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई। और सिमिलरली अलोंग जेड एक्सेस का निकालना है तो डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू जेड। क्लियर, दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंट थ्री एक्सेस। समझ में आई बात। इसमें देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यार यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड उधर लेके जा रही थी, एक्सेलरेशन होना चाहिए था। अगर एक्सेलरेशन होता वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना होता है। क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मास में हमने आपको बताया था कि जो भी आप काम करते हो वो इस तरह से करा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है। ये पोटेंशियल डिफरेंस के केस में अपने लोगों ने स्टडी करा था। तो जो भी आप काम करोगे वो इस तरह से करोगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ताकि वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट। तो इसका मतलब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू एफ जी के बराबर हो जानी चाहिए, ठीक। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करा, डी डब्ल्यू कितना आएगा, एफ डी आर। एफ कौन सा, एक्सटर्नल, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर, एफ एक्सटर्नल उधर, इसलिए माइनस साइन आ गया, ठीक। फिर आती है बात एफ एक्सटर्नल कितना होगा, फिर वो तो एफ जी के बराबर होगा। तो भाई एफ जी कितना होगा, तो इस पॉइंट पर इस मास m की वजह से कुछ ना कुछ फील्ड होगी, ई फील्ड होगी, उसमें मास m आया, आया, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लगेगा, कितना लगेगा, m ही लगेगा। तो आपने इसी एफ जी को एफ एक्सटर्नल के बराबर रखा हुआ है, रखा हुआ है, तो क्या करा, इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया, एम ई लगा दिया। तो अब वर्क डन का, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिला, माइनस का एम ई डी आर, ठीक। दूसरा, इसी पार्ट पर स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक। तो मास m जब उस पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में आएगा तो काम होगा। तो भाई दोनों काम क्या होंगे, सेम ही तो होंगे, दोनों को इक्वेट कर दो, तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल मिल चुका। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये मास m है और x डिस्टेंस की दूरी पर इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला पता है, कितना होगा, v इज इक्वल टू माइनस का gm अपॉन x, ठीक। ये पोटेंशियल है। हमें इसी
एक्सिस के अलोंग क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड को निकालना है। तो भाई v कितनी गिवन है, v इतनी गिवन है, इसको वहां पुट कर दें। ठीक, तो क्या मिलेगा, माइनस का d अपॉन डी एक्स, वी की जगह माइनस का जी एम अपॉन एक्स। करके देखो जल्दी से। ओके, लेट्स सी नाउ क्या करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या मिलेगा, जीएम आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स करेंगे। तो जब करोगे तो क्या आएगा यार, माइनस का जी एम अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू। तो क्या ये होती नहीं है, यही तो होती है, हाँ या ना। अगर पोटेंशियल इतना, तो ये माइनस का जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए था। ठीक है, कोई डाउट इसमें अब। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई पोटेंशियल इतना है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालिए, तो आप इजिली कर लोगे। देखो विद न्यूमेरिकल्स करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा भाई। थोड़े से न्यूमेरिकल्स और करवाता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, हैव अ लुक नाउ। सपोज योर पोटेंशियल इज गिवन एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर या जेड क्यूब, कुछ भी कह लो। तो आपको बोला गया फाइंड ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 1,1,1 ये बोल दिया जाए आपको सपोज। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, ठीक, ये वाई एक्सिस, ठीक, ये जेड एक्सिस। तो अब आपको जो पोटेंशियल निकालना है, एक्स एक्सिस पे भी निकालना है, वाई एक्सिस पे भी निकालना है, और फिर जेड एक्सिस पे निकालना है। पोटेंशियल नहीं निकालना है, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्स वाई और जेड तीनों जगह पर निकाल लिया होगी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो, जब एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो ई एक्स आपको पता करना होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वी कितना है, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। ठीक, y और z x एक्सिस पर क्या रहते हैं, कांस्टेंट। जो y और z हैं वो x एक्सिस पर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। उनको ले आओ बाहर, तो y z क्यूब आ गया बाहर। डिफरेंशिएशन किसका बचा, एक्स स्क्वायर का बचा। तो अब एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा सिंपली 2x। कितना आ गया, 2x, वाई जेड क्यूब एज इट इज। तो अब आपको क्या पता करना है, ई एक्स की वैल्यू। तो ई एक्स कितनी वैल्यू, 1 1 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी, 1 1 1 पुट करोगे तो ई एक्स कितना आ जाएगा, ई एक्स सिंपली आपके पास आ जाना चाहिए 2 के बराबर। भाई आप पुट करोगे ना यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, तो ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ, वाई एक्सिस पर। तो आपको इस बार करना पड़ेगा ई वाई इज इक्वल टू डी वी ओवर डी वन। ठीक, तो इसमें भी क्या करना है, जो v की वैल्यू है उसको पुट करोगे। वो कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यूब। यहां पर भी आपका x और z है, वो क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा अलोंग y एक्सिस। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब को ले आए बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, 1। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। तो दिस बिकम्स ई वाई। अब ई वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई x की वैल्यू कितनी है 1, z की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो 1 का क्यूब भी आएगा 1। ई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर आती है बात ई जेड की। तो ई जेड कितना होगा, तो ई जेड की वैल्यू होगी डीवी ओवर डी जेड। ठीक, तो d ओवर डी जेड, वी की वैल्यू कितनी, तो v आपके पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। तो यहाँ पर आपका जो z एक्सेस है उसका डिफरेंशिएशन होगा, x और y को ले आओगे बाहर, तो एक्स स्क्वायर वाई, बात आती है डिफरेंशिएशन ऑफ z क्यूब की, तो कितना मिलेगा 3z स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ z क्यूब कितना, 3z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साथ में y, इन सबके वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको सिंपली 1 इंटू 3 मिल जाएगा, दैट इज ई जेड। ये आपको मिली ई जेड की वैल्यू, ये आपके पास आई ई वाई की वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको निकालनी है रिजल्टेंट फील्ड। यार रिजल्टेंट फील्ड तो पूछी हुई है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर नेट फील्ड। तो नेट फील्ड तो आपने ई एक्स निकाल ली, ई वाई भी निकाल ली, ई जेड भी निकाल ली। ठीक, अब रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, तो ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यूज आने के बाद आप यहाँ पर पुट करोगे, तो ई एक्स की वैल्यू कितनी है, कितनी है भाई 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4,
प्लस ई वाई की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इजेड जेड की वैल्यू कितनी है, इजेड की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, तो रूट 14 विल बी द आंसर। ये ई की वैल्यू कितनी आ गई रिजल्टेंट रूट 14। कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम है? ठीक है, इजी है, बहुत इजी है भाई। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेशन में कुछ आपके न्यूमेरिकल्स जो आ सकते हैं वो कुछ ऐसे ही होंगे भाई। अब अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, चलो देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, अगर मैं कोई मास m यहां प्लेस करूं, मैं कोई मास m को यहां प्लेस करता हूं और आप कहो भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है r डिस्टेंस पर, तो भाई r डिस्टेंस पर इसके पास पोटेंशियल होगी, e की वैल्यू होगी, बट जो u इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, u पोटेंशियल एनर्जी को u कहते हैं, वो 0 होगी। सिंगल पॉइंट मास या सिंगल बॉडी ऑफ मास m की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, सिंगल पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी जब भी आएगी वो दो मासेस से ही आएगी। ठीक, सपोज आपके पास दो मासेस हैं, मास m1 और मास m2, इनके बीच में डिस्टेंस r हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती होगी जिसका फॉर्मूला होगा g m1 m2 अपॉन r जस्ट। अब बात आ रही है भाई ये कैसी पोटेंशियल एनर्जी है, इसका क्या रोल है, क्या काम कर रही है? तो भाई अगर आप इन दोनों को अलग करना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है आपने इसको फूंक मारी और ये चले गए, तो क्यों फूंक मारने से दूर क्यों नहीं जा रहे हैं? इनको कौन सा कोई होल्ड करके रख रहा है? फ्रिक्शन अगर ना हो तो कौन होल्ड करके रख रहा है? कोई भी नहीं, तो ये तो चले जाने चाहिए थे, बट इनको कोई होल्ड करके रखे हुए है, वो है ये पोटेंशियल एनर्जी। the energy by virtue of its position is said to be potential energy। तो ये कौन सी है? विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई। भाई इतनी एनर्जी से इन दोनों को बांध के रखा हुआ है, तो अगर आपको इस दोनों को अलग करना है इतना काम करना पड़ेगा। फिर नहीं क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, समझना समझना। देखो ना, ये दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज हैं, ये r डिस्टेंस पर रुकी हुई हैं, आपस में इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, इनको तोड़ना है, इनको दूर करना है। दूर करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे एक्सटर्नली ये काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको कोई रोक के रखा हुआ है। किसने रोक के रखा हुआ है? इस एनर्जी ने रोक के रखा हुआ है। अगर नहीं रोक के रखा होता फिर तो मैं थोड़ा सा भी पुश करता, बॉडी अपने आप चलती रहती, अपने आप तो चलेगी नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई है जो इसको रोक के रखा हुआ है। तो वो कौन है? वो ये पोटेंशियल एनर्जी है जो इनको रोक के रखा हुआ है, जो इनको बॉन्ड करा हुआ है, जिनको रोक मतलब आपस में बांध के रखा हुआ है। ठीक है भाई, भाई सिंपल सी बात है, कॉन्फ़िगरेशन में अगर दो बॉडीज होंगी, कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी दो बॉडीज की, इफ टू बॉडीज हैव अ कॉन्फ़िगरेशन then there must exist then there must exist a potential energy then there must exist a potential energy, फिर वहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, तो हम भी भाई कभी भी सिंपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं चेंज का। वी ऑलवेज टॉक अबाउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पहले वर्क एनर्जी पावर में जाओ, पोटेंशियल एनर्जी के एक टॉपिक को डिस्कस करो, मेरी वीडियो देखनी है मेरी वीडियो देखिए, और अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं उनकी वीडियो देखिए, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले पढ़ के आओ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र होता है, कभी भी सिंगल पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र नहीं होता है। mgh अगर आप पढ़ते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी सर हमने तो पढ़ा mgh, वो mgh भी एक फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, सरफेस से और किसी हाइट तक के लिए, किसी सरफेस से और किसी हाइट तक के लिए। वो मैं आपको हो सका तो इसी वीडियो में डिराइव करके भी दिखा दूंगा कि कैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgh के बराबर होती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज यूएफ माइनस यूआई। हम हमेशा यूएफ माइनस यूआई की बात करते हैं, ना कि किसी एक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। जैसे यार पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ा, तो वो रेफरेंस पॉइंट कहां था? इनफाइनाइट पे। सिमिलरली अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करना है ना, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट
मानना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो बात कर रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, तो इधर आप देख सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन में होती है दो बॉडीज। तो दो बॉडीज अगर कॉन्फ़िगरेशन में, सपोज पहला कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये दो बॉडीज का, मास m1 और मास m2, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। इनिशियली बॉडीज ऐसी थी और फिर बॉडीज ऐसी हो गई, फिर बॉडीज ऐसी हो गई भाई। तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी यहां पर दो बॉडीज थी, उनको बाइंड अप कर दिया गया। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी में कुछ तो चेंज आया होगा ना। जो जो चेंज है वो टोटल एनर्जी लगी उन दोनों को बाइंड करने के लिए, वो टोटल एनर्जी क्या लगी, वो टोटल काम करना पड़ा उनको बाइंड करने के लिए। तो ये हो जाएगी सपोज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगी सपोज योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑटोमेटिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी uf माइनस ui विल बी इक्वल टू व्हाट? किसी को याद, किसी को याद है? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। यार ये चीज आप कैसे बोल सकते हो, बहुत बार बताई थी, बहुत बार बताई थी ये। तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये चीज अगर आपको याद नहीं रहेगी तो भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ही आप समझो आपका बेकार है। आप इसके वेलोसिटी कर ही नहीं पाओगे, करोगे तो रट के करोगे, उसके न्यूमेरिकल्स ही नहीं कर पाओगे। सपोज आपको मैं एक न्यूमेरिकल ऐसा दिखवाऊंगा कि किसी हाइट से सैटेलाइट को लॉन्च करना है, कितना काम करना पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। सरफेस से तो चलो कर लोगे, बस किसी हाइट से लॉन्च करोगे तो क्या होगा? तो ये कंसेप्ट लगेगा वहां पर, यकीन मानिए फिर यही कंसेप्ट लगेगा। सरफेस ऑफ अर्थ से लॉन्च करवाया, इन्फाइनाइट पे नहीं पहुंची सैटेलाइट, कहीं हाइट एच तक पहुंची, तो कितनी हाइट कवर करी? उस कंसेप्ट के लिए ये कंसेप्ट चाहिए, उस हाइट को निकालने के लिए एक कंसेप्ट चाहिए। इन्फाइनाइट पे पहुंची नहीं बॉडी, समझ रहे हो? दो पॉइंट्स के चेंज की बात कर रहा हूं, सरफेस से किसी भी हाइट तक के लिए, अर्थ के सरफेस से किसी भी हाइट तक के लिए आपको चेंज ही पता करना होगा, और वो चेंज ही आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वहां पर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो भाई देखो, जैसे अब uf माइनस ui इज इक्वल टू व्हाट? द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना ही रखना है। जैसे दो बॉडीज का कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली ऐसा था, फाइनली ऐसा हो गया, तो इनको इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो काम करना पड़ा वो अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली चेंज निकाल लो दोनों की एनर्जीज का। उन दोनों की एनर्जीज का चेंज निकाला नहीं, आपको नेगेटिव ऑफ द वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है? ओके नाउ अब आगे सुनो भाई। सपोज एक बॉडी ऑफ मास m को, m1 को अब किसी दूर इन्फिनिट जगह से किसी पॉइंट पे लाना चाह रहे थे, यहां से किसी इस पॉइंट पे लाना चाह रहे थे, ठीक है। तो बॉडी ऑफ मास m1 यहां पर आ गई, अपने आप आ गई, बिल्कुल अपने आप आ गई। ये समझो ही मत कुछ है यहाँ आसपास, कोई अर्थ वगैरह है, कुछ नहीं है यूनिवर्स में कहीं पर भी। आपके बॉडी m1 यहां से यहां पर उठ के अपने आप आ गई। कैसे आ गई? आपने सिंपली एक पुश करा, थोड़ा सा फोर्स लगाया, एक बार फोर्स लगाया, बस बॉडी चलना शुरू हो गई, चलते चलते चल रही है, अपने आप चल रही है, अपने आप चल रही है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी अपने आप आ रही है, अपने आप कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है। आपने जो एक बार फोर्स लगाया था ना, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, बांधने वाला कोई नहीं, जोड़ने वाला कोई नहीं। तो वो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। तो जितना फोर्स से आपने चलाया उतना ही फोर्स यहाँ पर आके लगा दो, यहाँ पर आके फिर से रुक जाएगी। जितने फोर्स से चलाया उतने ही फोर्स से रोक दो, वो रुक जाएगी। बट बीच में क्या करा उसने? एक कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करके रखा हुआ था। बीच में क्या करा उसने? एक कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करके रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी और फोर्स नहीं लग रहा था, जो मैंने लगाया था इनिशियली वही लगा हुआ था, और वो फोर्स बस एक बार लगा था यहाँ पर उसको मोशन में लाने के लिए। एक बार बॉडी जो मोशन में आ गई तो उसको रोकने के लिए तो फोर्स चाहिए था ना, और हमने तो बीच में कोई फोर्स लगाया ही नहीं। हम तो कह ही नहीं रहे ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी की वजह से, वो तो किसी की वजह से होता है, वो तो है ही नहीं। ठीक, तो अब मास m1 यहाँ आते आते यहाँ पर आके रुक गया। नाउ द कंडीशन इज वी आर हैविंग अ मास m1 here, we are having a mass m1 here. Now what I need to do is I have to bring this mass m2
विद रिस्पेक्ट टू m1 एट पॉइंट P, r डिस्टेंस अपार्ट पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इस m2 को यहां पर लेके आना है, ठीक है। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, वो तो आ जाएगी अपने आप। कैसे आ जाएगी सर? वो खुद ब खुद आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो खुद ब खुद आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। आएगी तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ये दिक्कत है बड़ी वाली। अब ये दिक्कत है मेरे लिए, तो जब ये दिक्कत है, इस दिक्कत को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो आया ना, ठीक। तो ए आपका होगा, v कांस्टेंट नहीं होगी, तो हमें इस ए को करना पड़ेगा जीरो। अगर इस ए को जीरो करूंगा तब जाके वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये हमें ए को जीरो करना पड़ेगा। ए को जीरो करने का तरीका, दूसरी डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा दो कि एफ जी की वैल्यू के बराबर हो। तो मैंने लगा दिया एक एफ एक्सटर्नल फोर्स, एक एफ एक्सटर्नल फोर्स आपका वहां पर एफ जी के बराबर होगा। तो बराबर होगा तो ऑटोमेटिकली नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो। एफ नेट अगर जीरो होगा तो ए की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ठीक। तो बॉडी चलती जाएगी खुद ब खुद एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यहां आके रुक जाएगी, रोक देंगे, हाँ या ना, बिल्कुल। ओके, तो भाई काम करना पड़ा, एफ एक्सटर्नल ने उसके ऊपर एक काम किया, यहां एफ एक्सटर्नल ने उसके ऊपर एक यहां तक लाने में काम किया। तो कितना काम करा, वो तो एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हुआ, बट हमें पता करना है कि अगर ये फोर्स है तो ये कितना काम करना चाहेगा इसको यहां से यहां तक लाने के लिए। सपोज बॉडी यहां पहुंच गई विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी एक एक्स डिस्टेंस पर, ठीक। तो मास m2 जब यहां होगा x डिस्टेंस अपार्ट पर, तो एफ जी की वैल्यू कितनी होगी, g m1 m2 अपॉन x का स्क्वायर। तो इस m2 के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। m2 आगे आएगा, x चेंज होगा, m2 और आगे आएगा, x चेंज होगा। तो दिस पर्टिकुलर फोर्स इज गोइंग टू बी व्हाट, वेरिएबल। इस वेरिएबल फोर्स को निकालने के लिए, या इस वेरिएबल फोर्स की होने वाले वर्कडन को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ठीक। तो इस एफ की बात करो तो ये होता है जी m1 m2 अपॉन का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहां से जी m1 m2 को बाहर ले आया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स करा मैंने, तो मिला क्या, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। दिस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू, कहां से कहां, सॉरी एक चीज तो ये भूल ही गया, कहां से कहां, इन्फानाइट से लाना था, कहां तक, इस आर डिस्टेंस तक। तो भाई इंटीग्रेशन कहां से कहां, इन्फानाइट से आर, इन्फानाइट से आर। कहां से ला रहा हूं, m2 अब m1 की जगह है, कहां है, इन्फानाइट पर। अब m1 के विद रिस्पेक्ट लाना है, कहां पर लाना है, आर तक, आर पोजीशन तक लाना है। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला जी m1 m2 तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है उसकी जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होगी वो कितनी होगी, माइनस का 1 अपॉन एक्स, कैसे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन है ना। तो भाई देखो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्लियर। तो ऑटोमेटिकली व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इज x की पावर 1 सॉरी 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 माइनस 2 dx। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो क्या मिलेगा, माइनस x की पावर माइनस 1, दैट विल बी माइनस 1 अपॉन x। ये आपको मिल गया, लिमिट्स लगाई इंफिनिटी टू आर, तो क्या मिलेगा, जी m1 m2 माइनस साइन आ गया बाहर, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फानाइट। तो ऑटोमेटिकली वर्क डन की वैल्यू कितनी आई, माइनस का जी m1 m2 अपॉन आर के बराबर। तो अंडरस्टूड, कितना काम करना पड़ा, इतना काम करना, माइनस ऑफ द जी m1 m2 अपॉन आर। तो ये जो काम किया आपने, दिस पर्टिकुलर वर्क डन इज सेड टू बी योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या आपने मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया, दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। तो एट पॉइंट पी, एट पॉइंट
P, तो U की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का G M1 M2 अपॉन R। ठीक, अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो एट सरफेस कितनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो एट सरफेस U की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का G M1 M2 अपॉन कैपिटल R। रेफरेंस पॉइंट क्या है, जिसके विद रिस्पेक्ट हम ये बता पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है। अभी तक मैं कह रहा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, अब मैं कह रहा हूं भाई पोटेंशियल एनर्जी है एक पॉइंट पर, बट यार को किसी के विद रिस्पेक्ट तो है ना, वो किसके विद रिस्पेक्ट है, इनफाइनाइट के विद रिस्पेक्ट है। किसके विद रिस्पेक्ट है, इनफाइनाइट के विद रिस्पेक्ट। भाई डिस्टेंस को मेजर करना है तो ओरिजिन मानना पड़ता है, भाई वहां से यहां से, यहां से 2 किलोमीटर, वहां से 2 किलोमीटर। पोटेंशियल एनर्जी को अगर मेजर करना है तो किसी पॉइंट को तो एज आ ओरिजिन लेना पड़ेगा, वो ओरिजिन इन द सेंस रेफरेंस पॉइंट होता है, और हमारे लिए वो रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट है। तो दैट इज U इज इक्वल टू माइनस का G M1 M2 अपॉन R, तो दिस बिकम्स योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट। एनी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताएं। क्लियर हुआ है ना, क्लियर हुआ ना कि भाई कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट पर, तो दैट इज इक्वल टू माइनस का G M1 M2 अपॉन R। तो अभी मैं बात कर रहा था कि कैसे अपने लोग बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कौन सा वाला, mgh। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये मास कैपिटल M अर्थ का, ये हो गया रेडियस कैपिटल R, ये हो गया कोई छोटी सी बॉडी स्मॉल m नाम की, इसको लेके गए किसी हाइट तक h हाइट पर। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें उसमें अपने लोगों ने डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करा हुआ है, भाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh। But for a very kind information, we were always talking about what? The change of potential energy। हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे थे, हम वहां पर हमेशा चेंज की बात कर रहे थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, डेल यू हो गई। अब आप खुद सोचो ना, हम सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या मान लेते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, हाँ ये मानते थे ना, बट यार सरफेस पे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, ये होती है। तो इसका मतलब क्या पहले गलत पढ़ रहे थे, नहीं, पहले भी सही पढ़ रहे थे, पहले हम चेंज पढ़ रहे थे, पहले हम चेंज पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। तो चेंज 0 होता है सरफेस पर, ओके। तो भाई सरफेस की अगर मैं बात करूं इस समय, तो इसके सरफेस पर दैट इज ए पॉइंट पर, यहां इसको इनिशियल पॉइंट कहो, यू आई की वैल्यू कितनी, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। फाइनली इसको एच हाइट पर लेके गए, यू एफ इज इक्वल टू माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन H प्लस R। यह पहली इक्वेशन हो गई, यह दूसरी इक्वेशन हो गई भाई, ठीक है। अब बात क्या करनी है यहां पर, द वर्क डन इन टेकिंग दिस बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जब आप इसको लेके जा रहे हो, तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, यूएफ माइनस यू आई, ठीक है भाई। तो यूएफ माइनस यू आई पर जब इसको आप लेके जा रहे हो, तो माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन H प्लस R, माइनस का यू आई, तो यू आई की वैल्यू माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। तो यहां पर एलसीएम आ गया, एलसीएम तो बाद में, पहले G कैपिटल M स्मॉल m को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा माइनस का H प्लस R, और नीचे आ गया, सॉरी अगर मैं माइनस के कॉमन ले लूं, माइनस के कॉमन ले लेता हूं, तो यहां आ गया प्लस का, यहां आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन। अब एलसीएम में आपके पास आ जाएगा H प्लस R, और इधर आ जाएगा जस्ट R, ठीक है, और इधर आ गया माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m, तो इधर क्या बचना चाहिए, इधर बचेगा R, और उधर आ जाएगा माइनस का H माइनस का R, इससे ये कैंसिल, माइनस का H बाहर आएगा तो ये उसको प्लस का कर देगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m H अपॉन H प्लस R इंटू R, ठीक। सर ये कहीं से कहीं तक इसके इक्वल तो लग नहीं रहा, तो देखो इसमें कमी किस चीज की नजर आ रही है, बस G की, स्मॉल G की। स्मॉल G का फॉर्मूला क्या होता था, GM अपॉन R का स्क्वायर होता था। तो हम क्या मान लेते हैं भाई, स्मॉलर हाइट्स पर आपका जो H प्लस R है वो ऑलमोस्ट H R के ही बराबर होगा,
तो इस चीज को जो ऐड हो रही है इसको आर के अगर मैं बराबर कर लूं तो देखो डेल यू इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा, एक ये आर और एक ये आर। ठीक, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्मॉल जी, तो डेल यू बिकम्स व्हाट, एम जी एच। क्लियर हुई बात। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला एम जी एच जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है वो आपके सामने है। इस कंसेप्ट को भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेसिस के ऊपर मैं आपको दो या एक या दो न्यूमेरिकल करवाता हूं कि कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि उन दो बॉडीज को एक जगह पर रखने में कितना काम करना पड़ रहा है या उनको अलग करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। वो सारी की सारी डिपेंडेंसी आती है उनके ऊपर लग रही पोटेंशियल एनर्जी की। अगर ये दो बॉडीज हैं मास m1 और मास m2, ठीक, इनके बीच में एक दूरी है स्मॉल r की, तो अगर ये एक जगह पर रुके हुए हैं तो इनको रोकने में कोई काम कर रहा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनको अलग अगर करना है तो ऑटोमेटिकली उतनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी जितनी एनर्जी ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो ठीक, तो एक बड़ा आसान सा तरीका है कि एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पता करने का, आप ये पता कर लो कितना काम करना पड़ेगा उनको अलग करने के लिए, उतने ही पोटेंशियल एनर्जी को वो होल्ड करके रख रहे होंगे। तो मान लो कि सपोज एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, मास है 1 kg, 2 kg और 3 kg, ठीक, तो इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। तो आप ये बताइए जरा कि इनके ऊपर लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में भी लग रही होगी पोटेंशियल एनर्जी U1 मान लो, ठीक, इन दोनों के ऊपर भी लग रही होगी पोटेंशियल एनर्जी U2 मान लो, इन दोनों के ऊपर भी लग रही होगी पोटेंशियल एनर्जी U3 मान लो। क्या कोई और पेयर ऑफ मासेस रह गए जिनके बीच में लग सकती थी, मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक, तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, U1 प्लस U2 प्लस U3। U का फॉर्मूला U इज इक्वल टू माइनस का G M1 M2 अपॉन में R। तो भाई मास M1 M2 इसको R मान लो, अगर इसको M1 माना ही हुआ है, इसको M2 माना हुआ है, इसको अगर M3 माना हुआ है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को नाम भी U12 दे दो, इस पोटेंशियल एनर्जी को नाम U23 दे दो, इस पोटेंशियल एनर्जी को नाम U31 दे दो। तो आपको 1 2 2 1 सॉरी 2 3 और 3 1 निकालना पड़ेगा। देखो सबका कॉम्बिनेशन हो गया, 3 का भी हो गया 1 के साथ और 1 का 2 के साथ भी हो गया, 2 का 1 के साथ भी है, 2 का 3 के साथ भी है, सबका आपस में कॉम्बिनेशन हो गया। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि सब वैल्यूज को आप पुट करके प्लीज आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। ठीक, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं एक स्क्वायर है भाई, एक स्क्वायर है, ठीक है, उस स्क्वायर के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। अगर चार मासेस यहाँ पर उनके वर्टिसेस पर रखे हुए हैं तो एचएस पर रखे हुए हैं तो भाई एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया भाई, और एक ये हो गया भाई। ठीक, सारे के सारे साइड्स 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर होगी भाई। इन चारों मासेस के लिए हमें क्या पता करना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। तो ठीक, तो कितने पेयर ऑफ मासेस हो सकते हैं, तो देखो 1 का 2 के साथ तो U12, 2 का 3 के साथ तो U23, ठीक, 2 का 4 के साथ भी होगा तो U24। ठीक है भाई, ओके, सॉरी, पहले साइड्स का कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का आपस में, फिर इन दोनों का आपस में, फिर इन दोनों का आपस में, और फिर इन दोनों का आपस में। ठीक, क्या ये यही है, इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे मासेस की? नहीं, ये डायगोनल्स भी तो बचे, ये डायगोनल्स भी तो बचे, तो ऑटोमेटिकली ये तो साइड्स का हो गया। अब डायगोनल्स की बात करोगे तो 1 3 का आपस में अब प्लस U 2 4 का आपस में, ये दो डायगोनल्स का बचा। दिस विल बी आवर टोटल पोटेंशियल एनर्जी। सर अगर 4 से ज्यादा हुए तो दिक्कत हो जाएगी, और एक आधा छूट गया तो आंसर गलत हो जाएगा। अब क्या करें,
तो वी बेसिकली नीड टू नो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर। तो मैथ का एक फंडा होता है कॉम्बिनेशंस का, जो आपको इजीली बता सकता है कि कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सपोज यहाँ पर 4 मासेस हैं और मुझे हर एक पर्टिकुलर पेयर की बात करनी है, मतलब 2 मासेस की बात करनी है, तो कॉम्बिनेशन कितने की होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए। तो 4 मासेस के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 4c2। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, NCR विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितने पेयर होने चाहिए। यहाँ कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला देखो अपने आप बता देगा कितने पेयर होने चाहिए। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, तो 4 से पीछे की तरफ गिनती शुरू करके उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, तो रुकना नहीं कब तक, 1 तक। ये मतलब है 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो गया भाई। 4 माइनस 2, ये भी 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो गया भाई। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा हो गया 6। तो कितने आने पेयर, 6 पेयर होने चाहिए थे, पता चल गया। अब अगर कुछ ऐसा ही एक हेक्सागन दिया होता 6 साइड वाला, तो कितनी दिक्कत होती निकालने में, परेशान हो जाते निकालते निकालते। साइड्स पता चल गई, मासेस पता चल गया कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 मासेस है भाई। फैक्टोर कॉम्बिनेशन करना है कितने का, 2 का। तो क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक, तो देखो कितना आता है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जो मैथ के बच्चे होंगे उनको उन्होंने क्या कर रहा होगा, उन्होंने करा होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो ये डायरेक्टली इससे कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 3 इंटू 5 हो गया 15। तो 15 आने चाहिए आपके कॉम्बिनेशन। आप चाहो तो पूरा पूरा सॉल्व करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम क्यों पूरा पूरा सॉल्व करें, हमें भी मैथ आती है इतनी, तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, तो आएगा 15 कॉम्बिनेशन। चेक करते हैं कितने कॉम्बिनेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक, अब इस मास को पकड़ो जरा, इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ नहीं हुआ, सातवां, आठवां, नवा। ठीक, अब इसको पकड़ो, इसका इसके साथ हो गया, 10वां, 11वां, 12वां। अब इसको पकड़ो, इसका इसके साथ हो गया, 13वां, 14वां। अब इसका इसके साथ हो गया, 15वां। इसका रखा है सबके साथ, 15 कॉम्बिनेशन। ऐसे करना पड़ेगा, तारा सा बन गया देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो प्लीज इस कंसेप्ट को बांध कर रखना ताकि इसकी वेलोसिटी समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग माय चैनल। अगले वीडियो में आने वाले हैं इसके वेलोसिटी के साथ। थैंक्स अ लॉट।